पहला क्वेश्चन बताएंगे, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? इक है, इन है, अन है, उन है। बताएंगे साथी कौन सा प्रत्यय है इसमें से जो नयन में प्रयुक्त है। और कृत प्रत्यय आपको बताना है। अगर हम बात करें प्रत्यय की, अगर हम बात करें, अगर हम प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय मूल शब्द की क्या अंत में जोड़ते हैं? मूल शब्द के अंत में, मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और प्रत्यय की अगर भेद की बात करें तो कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे आएगा कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। नंबर 2 पे क्या आएगा साथी मेरे? तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय आएगा। कृत प्रत्यय जो होते हैं क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जुड़ते हैं। याद रखेंगे। जैसे क्रिया से, जैसे अगर क्रिया से हमने बात की, क्रिया में जैसे लड़ में प्लस आई जुड़ गया, क्या हो गया? लड़ाई। यहाँ पे लड़ना क्या है? ये क्रिया है। क्या है? क्रिया शब्द है। वैसे ही यहाँ पे सब्जी, अगर सब्जी में वाला जुड़ गया तो सब्जी क्या है? संज्ञा शब्द है। सब्जी क्या है? संज्ञा शब्द है। कृत प्रत्यय को संस्कृत में कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं संस्कृत में, कृदंत कहते हैं। और तद्धित को तद्धितांत भी कहते हैं, संस्कृत में तद्धितांत कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे नयन की अगर बात की जाए, नयन में ने प्लस अन से मिलके बना है, ने प्लस अन से, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अन ने मूल शब्द है और अन क्या है? इसमें प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे साथी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर बताएंगे। इनमें से सरस्वती पत्रिका की संपादक कौन है? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है राजा शिव प्रसाद सितारेहिंद, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताएंगे कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक 20 तक क्या किया था? इसका प्रकाशन किया था। इसका प्रकाशन किया था 1903 से लेकर 1920 तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा के संपादक हैं, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन भी इनकी पत्रिका है। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन क्या है? ये संपादक हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे साथी, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए है माँ स्वेटर बुनती हैं, ऑप्शन बी है श्याम हंसता है, ऑप्शन सी है चालक गाड़ी चलाता है, ऑप्शन डी है रामू खाना बनाता है। बताएंगे साथी। अगर क्रिया की बात करें, हम क्रिया की बात करें तो कर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भाग में। 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? जिसमें नंबर 1 पे आता है सकर्मक क्रिया। नंबर 2 पे क्या आता है? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होती है। किसके साथ? कर्म के साथ। और अकर्मक जो होता है ये कर्म के बिना होती है, यानी इसमें कर्म के बिना यानी इसमें कर्म नहीं होता है। जैसे कुछ शब्द इसमें लिखेंगे साथी, कर्म के साथ वाले शब्द, जैसे इसमें आ गया खाना, क्या लगा के हम जवाब निकाल सकते हैं। क्या खाना, क्या पीना, क्या लिखना, क्या पढ़ना आदि शब्द, आदि क्रिया शब्द आते हैं इसमें। और कर्म के बिना वाले में जैसे हंसना, क्या हंसना से जवाब नहीं मिलता है। दौड़ना, नाचना, कूदना आदि शब्द क्या है? अकर्मक के अंदर आते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्याम हंसता है। श्याम क्या हंसता है? जवाब हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है साथी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? ऑप्शन ए है वह अनेक बोलियां बोलता है,
ऑप्शन बी है राम खेल कर चला गया। ऑप्शन डी है पक्षी डाल पर चहचहाते हैं। ऑप्शन डी है जीना एक कला है। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। अगर हम सजातीय क्रिया की बात करें, जब एक ही क्रिया शब्द जब एक ही क्रिया शब्द एक ही क्रिया शब्द जब एक ही क्रिया शब्द एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, दो रूपों में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए देखते हैं। लिखा जाए जैसे जैसे लिखेंगे साथी, जैसे जैसे चढ़ाइयाँ चढ़ी, चढ़ाई चढ़ाई चढ़ी। ये क्या है, एक ही क्रिया शब्द है, दो रूपों में लिखे। जैसे चाल चली, चाल चली, चाल चली। खाना खाया, क्या किया, खाना खाया, खाना खाया। लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी। आदि क्या है, आदि शब्द सजातीय क्रिया कहे जाते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी बोलियां बोलता है, बोलियां बोलता है। ये क्या है, सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए है की, ऑप्शन बी है हे, ऑप्शन सी है से, ऑप्शन डी है को। बताएंगे साथी इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है। अगर संबंध कारक की बात करें तो संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम की अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ता है, संबंध बताता है, संबंध बताता है। जैसे देखेंगे साथी, अगर इसकी विभक्ति चिन्ह की अगर हम बात करें, अगर इसकी विभक्ति चिन्ह की हम बात करें, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति चिन्ह की अगर हम बात करें, विभक्ति चिन्ह की अगर हम बात करें तो इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं का के की। इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, का के की। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए की क्या है, संबंध है। अगर से की बात करें तो यहाँ पे करण व अपादान होता है, क्या होता है, अपादान कारक होता है, कारक के चिन्ह है। अगर को की बात करें तो कर्म व संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। हे भो रे आया रे संबोधन के चिन्ह है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। क्या होगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है। ऑप्शन ए है निमग्न, ऑप्शन बी है निरुत्साह, ऑप्शन सी है अनासक्त, ऑप्शन डी है अधम। बताएंगे साथी क्या होगा आंसर। आसक्त के विलोम की अगर हम बात करें तो आसक्त का क्या हो जाएगा, अनासक्त। क्या हो जाएगा, अनासक्त। निमग्न किसी चीज में डूबा हुआ, यानी डूबा हुआ किसी चीज में, डूबा हुआ को कहते हैं। और निरुत्साह यानी बिना उत्साह के, बिना उत्साह के क्या होता है, निरुत्साह, बिना उत्साह के। इसका अर्थ होता है अधम को नीच कहते हैं या पापी, नीच या दुष्ट या बुरा, नीच कहते हैं। अधम को क्या कहते हैं, नीच कहते हैं, इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है संबंध, ऑप्शन बी है सरल, ऑप्शन सी है उदाहरण, ऑप्शन डी है संक्षेप। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। समास, अगर समास की बात करें हम, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा या संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है। छोटा या संक्षिप्त शब्द क्या किया जाता है, शब्द बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्त होता है। समास के अगर भेद की बात पूछे आपसे, समास के कितने भेद होते हैं, तो आप कितने भेद बताएंगे। समास के 6 भेद होते हैं टोटल। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर। इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ई है प फ ब भ,
ऑप्शन बी है क ख ग घ, ऑप्शन सी है छ त्र ज्ञ श्र, ऑप्शन डी है य र ल व। बताएं क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो वो कौन से होते हैं? य र ल व। ये य र ल व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगर छ त्र ज्ञ श्र की बात करें तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। और प फ ब और क ख ग की बात करें तो स्पर्श व्यंजन इन्हें कहते हैं। किसे कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए है पूड़ी, ऑप्शन बी है धनिया, ऑप्शन सी है खीर, ऑप्शन डी है रोटी। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक पुल्लिंग होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, जो स्त्री जाति का बोध कराता है और जो पुरुष जाति का बोध कराता है। पूड़ी कैसी है? पूड़ी अच्छी है। धनिया कैसा है? खीर अच्छी है। रोटी अच्छी है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, धनिया जो है अच्छा है। धनिया पुल्लिंग शब्द है। धनिया क्या है? पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप अच्छा, अच्छा या अच्छी, मेरा या मेरी लगा के, मेरा या मेरी लगा के आप समझ सकते हैं और उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय है? ऑप्शन ए है कलत्र, बी है दारा, सी है योषा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? स्त्री, स्त्री के पर्यायवाची शब्द जैसे हम देखेंगे, अबला भी कहते हैं स्त्री को, अबला, नारी, अबला, नारी, औरत, औरत, महिला, ये सब क्या है? स्त्री के पर्यायवाची शब्द है। महिला, रमणी, कांता, रमणी भी कहते हैं, कांता भी कहते हैं, कलत्र दारा, कलत्र दारा, योषा, योषा, वनिता, ये सब क्या है? स्त्री शब्द के पर्यायवाची हैं। रमणी, ये सब क्या कहते हैं? स्त्री शब्द के पर्यायवाची। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कलत्र दारा योषा सब क्या है? स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी है डिंगल, ऑप्शन सी है बुंदेली, ऑप्शन डी है पिंगल। बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर? भाट भाषा, डिंगल, डिंगल को क्या कहा जाता है? भाट भाषा कहा जाता है। यह राजस्थान की एक क्या है? राजस्थान की काव्य शैली है। राजस्थान की काव्य शैली है भाट भाषा, जिसे पिंगल भी कहते हैं। राजस्थान की काव्य शैली है जिसे डिंगल कहते हैं, न कि पिंगल। और पिंगल भी राजस्थान और ब्रज की क्या है? काव्य शैली है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पे। क्या होगा इसका आंसर? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी राम विलास शर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। यह कथन साहित्य की परिभाषा को बताता है। किसकी परिभाषा को? साहित्य की परिभाषा को, साहित्य की परिभाषा को बताता है, बताता है कि साहित्य ज्ञान और सूचना का एक संक्षिप्त भंडार है। क्या है? संक्षिप्त भंडार है। किसका? ज्ञान और सूचना का। संक्षिप्त भंडार है ज्ञान और सूचना का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर? वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है करण, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है संप्रदान, ऑप्शन डी है अधिकरण। बताएंगे क्या होगा, कौन सा कारक है? यहाँ पे साधन की बात हो रही है। यहाँ पे साधन, साधन की बात हो रही है। और साधन यहाँ पे क्या है? हाथ, हाथ। साधन की बात हो, लाठी। अगर ये सब होता कि वह पब्लिक के हाथों मारा गया, पब्लिक के द्वारा लाठी से मारा गया, तो यहाँ पे करण कारक होता है। और करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है शे यानी साधन, शे यानी साधन को बताता है। तो यहाँ पे हाथों क्या है? साधन है। हाथों यहाँ पे साधन है। साधन यानी के द्वारा, किसके द्वारा मारा गया है? पब्लिक के हाथों द्वारा मारा गया है।
पब्लिक के हाथों द्वारा मारा गया है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह पब्लिक के हाथों से मारा गया है। हाथों से क्या किया गया है, मारा है, यानी से यानी साधन को बताता है। लाठी से मारा गया है, हाथों से मारा गया है, ठीक है। साधन यानी से साधन से वहाँ पे करण कारक होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए है सो, ऑप्शन बी है कुछ, ऑप्शन सी है वह, ऑप्शन डी है यह। बताएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अगर सर्वनाम के भेद आपसे पूछे, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। और अगर आपसे शब्दों की संख्या पूछी जाए, शब्दों की संख्या कितनी होती है, तो शब्दों की संख्या टोटल कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन सी होती है? निश्चयवाचक सर्वनाम, सबसे पहला सर्वनाम है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में शब्दों की संख्या क्या होती है? यह और वह। यह और वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम की अगर बात करें, संबंधवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें, तो जो और सो क्या है? शब्दों की संख्या है, जो और सो। इसके बाद अगर हम प्रश्नवाचक की बात करें, प्रश्नवाचक में कौन और क्या, कौन और क्या। इसके बाद निजवाचक की बात करें, निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग मिलता है। इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में मैं और तुम, पुरुषवाचक में मैं और तू, इसके साथ प्लस कारक विभक्ति भी आता है। अनिश्चयवाचक में, इसके बाद अगर अनिश्चय की बात करें, अनिश्चयवाचक जो होता है, अनिश्चयवाचक कोई और कुछ, अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई क्या है? कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं, याद रखेंगे। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है? 11। इसमें निश्चयवाचक यह वह, संबंधवाचक जो सो, प्रश्नवाचक कौन क्या, निज आप, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं तू, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है पहला गिरमिटिया, ऑप्शन बी है आलोचना का पक्ष, ऑप्शन सी है अलमा कबूतरी, ऑप्शन डी है कठगुलाब। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पे। व्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहला गिरमिटिया को 2000 में, वर्ष 2000 में गिरिराज किशोर जी को मिला था। गिरिराज किशोर जी को मिला था, इनका ये उपन्यास है, गिरिराज किशोर जी को मिला था। आलोचना का पक्ष की बात करें तो 2001 में रमेश चंद्र शाह को मिला था यह पुरस्कार। इसका ऑप्शन हो जाएगा अलमा कबूतरी जो मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है, इन्हें व्यास सम्मान नहीं मिला है। और कठगुलाब की अगर बात करें तो मृदुला गर्ग की रचना है, इन्हें 2004 में व्यास सम्मान मिला था इस रचना के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। हम अर्धविराम चिन्ह कौन सा है आपको बताना है कि इनमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए देखेंगे, इसे क्या बोलते हैं बताएंगे साथी। इसे बोलते हैं अल्प विराम। ऑप्शन डी देखेंगे, इसे बोलते हैं अल्प विराम। और ऑप्शन सी देखेंगे, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। और इसे ऑप्शन बी देखेंगे, इसे विस्मयादिबोधक कहते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्धविराम चिन्ह इसे कहते हैं। बताएंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? आपको बताना है किस विधा की रचना है। क्या ये उपन्यास है, क्या ये आत्मकथा है, क्या ये रेखा चित्र है, क्या ये यात्रा वृत्त है? बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, यात्रा वृत्तांत है। नरेश मेहता जी की रचना है। किसकी रचना है? यात्रा वृत्त विधा की रचना है, नरेश मेहता जी की रचना है। किसकी? नरेश मेहता द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा? नरेश मेहता द्वारा रचा गया है। ठीक है साथी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है?
अमर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है जीवट, ऑप्शन सी है यौवन, ऑप्शन डी है अजर। बताएंगे अमर का मतलब होता है जो कभी मरे न, जो कभी मरे न, उसे क्या कहते हैं अजर, अमर कहते हैं, जो कभी मरे न। और जीवट उसे कहते हैं जिसका जीवन दृढ़ और मजबूत हो, जिसका जीवन क्या हो, दृढ़ और मजबूत हो, दृढ़ और मजबूत हो उसे क्या कहते हैं, जीवट कहते हैं, मजबूत हो उसे क्या कहते हैं, जीवट कहते हैं। यौवन की बात करें, ये एक अवस्था है, यौवन क्या है, ये एक अवस्था है जो जवानी का समय होता है, जवानी का समय उसे क्या कहते हैं, जवानी के समय को क्या कहते हैं, यौवन अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी अजर, जो कभी बूढ़ा न उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। ठीक है साथी, बताएंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। शुक्ल का विलोम कौन सा शब्द है, निःशुल्क है, कृष्ण है, सशुल्क है, सरस है। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। शुक्ल का अर्थ होता है सफ़ेद या कह सकते हैं उजला सफ़ेद को ही कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा, कृष्ण का मतलब होता है श्याम, कृष्ण का मतलब क्या होता है, श्याम। कृष्ण को श्याम भी कह सकते हैं या काला भी कहते हैं, कृष्ण को काला भी कहते हैं। निःशुल्क और सशुल्क आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। सरस का मतलब होता है अच्छा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, नीरस। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर। इनमें से पूर्वी किसे कहते हैं, इसमें से कौन सी बोली है जिसे हम पूर्वी कहते हैं। मैथिली को कहते हैं, ब्रज को कहते हैं, भोजपुरी को कहते हैं, बुंदेली को कहते हैं। बताएंगे साथी क्या होगा इस पर। भोजपुरी को पूर्वी भी कहते हैं क्योंकि ये पूरब क्षेत्र से आती है, तो इसलिए इसे पूर्वी भी कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। वेदना मिली विदाई, यह है उक्ति किस रचनाकार की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना की पंक्ति है, ये महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है, अज्ञे जी की है। बताएंगे साथी किसकी पंक्ति है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद जी की यह कविता है आशु रचना के भाग से ली गई है। किस आशु इनकी एक रचना है जो प्रसिद्ध रचना है, आशु रचना से क्या किया है, ली गई है यह कविता आशु रचना से ली गई है। जयशंकर प्रसाद की रचना है आवेदना मिली विदाई। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है। बताएंगे इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है। उप है, कु है, ना है, पर है। बताएंगे उपसर्ग संस्कृत भाषा का है, किसका है, संस्कृत का है। अगर कु की बात करें, हिंदी और उर्दू में भी इसका प्रयोग होता है। किसमें, हिंदी और उर्दू में भी इसका प्रयोग होता है कु का। और ना की अगर हम बात करें तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अरबी फारसी जो है उपसर्ग क्या है, ना है। ठीक है, अब पर की बात करें तो यह हिंदी में भी मूल रूप से प्रयोग होता है, पर का भी हिंदी में मूल रूप से प्रयोग होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। आपको बताना है, अद्भुत रस का है, रौद्र रस का है, रौद्र रस 2 बार आ गया है, भयानक रस। बताएंगे क्या होगा। भयानक रस का होता है भय या डर, भय या क्या होता है, डर, भय या डर। क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र, क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों से। अद्भुत का आश्चर्यचकित या विस्मय होता है, क्या होता है, आश्चर्य या विस्मय की बात ही आश्चर्य या विस्मय। ठीक है साथी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का आंसर बताएंगे साथी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दंत वर्तस्य महाप्राण ध्वनि कौन सी है। आपको बताना है कौन सी है महाप्राण। घोष ध्वनि, घोष व्यंजन वर्ड पूछा है, क्या पूछा है, घोष वर्ड पूछा है। आपको बताना है क्या होता है। महाप्राण दूसरा, चौथा, और घोष तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। और वर्तस्य, दंत वर्तस्य ध्वनि में आएगी आपको क्या क्या ध्वनि होती है, त, थ, द, ध, न, और इसमें क्या आता है, ल और श भी आता है। क्या आता है, ल और श भी आता है। तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा, चौथे नंबर का आंसर ध जो होता है, महाप्राण घोष दोनों है, और दंत वर्तस्य भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा। मनोदशा का सही संधि विच्छेद है। मनो प्लस दशा, मन प्लस दशा, और मन प्लस दशा,
मनहोत प्लस दशा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, मनः प्लस दशा। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? अगर संधि पूछा जाए तो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे साथी कि सुख और दुख जो है, सुख और दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, धर्मवीर भारती की है, यज्ञ जी की है, महादेवी वर्मा जी की है? आज के ट्रेंड के अनुसार जो कथन है, कविता है, उक्ति है प्रसिद्ध लेखकों की, वो एग्जामों में पूछी जा रही है। तो बताना है आपको कि ये पंक्ति या ये उक्ति किसकी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध उक्ति है, सुख दुख की भावना और उपयुक्त चित्र कर देना ही गीत है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? संदेश है, खत है, चिट्ठी है, पत्र है? बताएंगे क्या है। जैसे हमने कहा संदेश, संदेश क्या किया था? संदेश भेजा जाता है, संदेश भेजा जाता है, ना कि भेजी जाती है। संदेश आप वाक्य के प्रयोग से भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द निकाल सकते हैं। संदेश भेजा जाता है, हमने कहा संदेश भेजा जाता है। खत क्या होता है? खत लिखा जाता है, ना कि लिखी जाती है। खत क्या होता है? लिखा जाता है। चिट्ठी भेजी जाती है, क्या भेजी? चिट्ठी भेजी, ना कि चिट्ठी भेजा जाता है। चिट्ठी क्या है? स्त्रीलिंग। और पत्र भी क्या होता है? पत्र भी लिखा जाता है, पत्र भी लिखा जाता है, ना कि लिखी जाती है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, चिट्ठी लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर? मैं आपके विचारों से अंशतः की बात की गई है सहमत हूँ। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। कालवाचक की अगर हम बात करें, कालवाचक में क्रिया के समय का बोध होता है। किसके? क्रिया के समय का बोध होता है, क्रिया के समय का बोध होता है। जैसे समय में अगर बात की जाए तो जैसे आज कल, सुबह शाम, ये सब क्या है? समय का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? समय का। अगर रीत की बात की जाए तो तरीकों के बारे में हमें पता चलता है, तरीकों या रीत के बारे में हमें पता चलता है। तरीकों या रीत जो होती है उसका पता चलता है। जैसे धीरे धीरे, अचानक से, धीरे धीरे अचानक से कोई कार्य हो गया तो अचानक से क्या है? रीत। स्थान में स्थान का बोध होता है, स्थान में किसका बोध होता है? स्थान का बोध होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अंशतः, यानी परिणाम की बात कर रहे हैं, परिणाम का इसका क्या आंसर हो जाएगा? मैं आपके विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ तो परिणाम होता, अंशतः सहमत हूँ तो क्या होता है? फिर भी होता है परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, याद करेंगे। परिमाण में मात्रा की बात की, किसकी मात्रा की बात की जाती है? जैसे आप मात्रा की बात में जैसे आप समझेंगे, थोड़ा बहुत, थोड़ा क्या होता है? थोड़ा बहुत, ज़्यादा, ये सब क्या है? थोड़ा बहुत, ज़्यादा, कम, ये सब क्या है? ये सब क्या है? परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? इंदु, मतवाला, कवि वचन सुधा, प्रताप पत्र? प्रताप पत्र का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्र का संपादन किया। कवि वचन सुधा का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। और कौन से सन में किया था? 1867 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया था। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन, हरिश्चंद्र मैगजीन के बाद बाला बोधनी पत्रिका का भी संपादन किया। किसका? बाला बोधनी पत्रिका का संपादन भी हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया। बाला बोधनी पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 1873 ईस्वी में किया था। इंदु अगर पत्रिका की बात करें तो अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा, किसके द्वारा? अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है साथी, याद रखेंगे। 1909 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1909 ईस्वी में अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए साथी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का विशेषण है? रीतिवाचक है, परिमाण है, कालवाचक है, स्थान? क्या इसमें कहीं स्थान का बोध हो रहा है? जहाँ पे स्थान का बोध हो वहाँ पे स्थानवाचक होता है। कालवाचक क्रिया के समय का बोध है, यहाँ पे समय का बोध हो रहा है, समय का बोध हो तो वहाँ पे क्या होता है? कालवाचक। जैसे समय की बात अगर की जाए आपसे तो आज
कल, सुबह, शाम, दोपहर, ये सब क्या है? आज, कल, सुबह, शाम, दोपहर, ये सब क्या है? काल। परिमाण की बात की जाए यानी मात्रा की अगर बात की जाए, ज़्यादा, थोड़ा, अंशतः, ज़्यादा, थोड़ा, अंशतः, ये सब क्या है? परिमाण की बात की जाए। रीत के बारे में बात की जा रही है, जैसे धीरे धीरे क्या है? रीति है। रीत यानी तरीकों के बारे में रीत बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अचानक आ जाए, रीत धीरे धीरे आ जाए, ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है साथी, याद रखेंगे। स्क्रीन पर है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 10। हिंदी में अगर सर्वनाम के भेद की बात करें, तो भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। और सर्वनाम शब्दों की बात करें तो जो मूल रूप से कितने होते हैं? 11 शब्द होते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 11 सर्वनाम शब्द। जैसे इसमें आएगा जो, सर्वनाम में जो 11 होते हैं, जो, सो, कौन, क्या, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, कोई, कुछ, कोई, कुछ के बाद क्या आ जाएगा? आप, निजवाचक सर्वनाम का है शब्द आप। आपके बाद मैं और तू, मैं हो जाएगा और तू। इसके बाद यह और वह, यह और वह। तो कितने हो गए? ये टोटल 11 हो गए। ठीक है। और अगर भेद पूछे तो कितने होते हैं? 6। और शब्दों की संख्या कितनी है? 11। याद रखेंगे। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। रीता 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? आपको बताना है कि 10वीं में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है परिमाणवाचक विशेषण। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। अगर ऑप्शन ए की बात करें, जो गुणवाचक विशेषण होता है, यहाँ पे गुण की बात होगी, रंग, रूप, दशा इत्यादि की बात होगी। संख्यावाचक विशेषण, इसमें गिनती यानी संख्या का बोध होगा। किसका बोध होगा? संख्या का बोध होगा। संख्या यानी जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, गिना जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है, में संख्या का बोध होगा। और 10वीं क्या है? संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा। अगर संख्यावाचक विशेषण के भेद की बात की जाए, संख्यावाचक विशेषण अगर मूल रूप से पूछे तो कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं संख्यावाचक विशेषण, मूल रूप से 8 प्रकार के। और अगर मुख्यतः की बात की जाए तो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण, अगर संज्ञा का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी, अगर सर्वनाम का पड़ोसी क्या हो जाए? संज्ञा शब्द हो जाए, सर्वनाम का पड़ोसी अगर संज्ञा शब्द हो जाए तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। परिमाणवाचक की बात करें, इसे मापा या तौला जाकर मात्रा की बात करता है। किसकी? मात्रा की बात। थोड़ा, दूध, जैसे इसमें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। जहाँ मात्रा की बात की जाए, इसे नापा या तौला जा सके, तो वहाँ पे क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। याद रखेंगे। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसमें से किसने कहा है? आपको बताना है किसमें से किसने कहा है। ये ऑप्शन डी यहाँ पे है, देखेंगे साथी। ऑप्शन ए है बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। बताएंगे किसने कहा है। इसका जो है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है। याद रखेंगे। और श्याम सुंदर दास ने भी कहा है। अगला बताएंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर। कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं? कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, विजेंद्र स्नातक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं। अगर इसके लेखक की बात करें तो कौन है? डॉक्टर धर्मवीर हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक डॉक्टर धर्मवीर हैं। बताएंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्या होगा इसका आंसर। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली है, नहीं बताना है कौन सी नहीं है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली है। पश्चिमी अगर हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है। शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है। और इस बोली के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। टोटल कितनी बोलियां? 5 बोलियां आती हैं। 5 बोलियां आती हैं। और वो कौन सी है? जिसमें सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा ब्रज के बाद कन्नौजी के बाद बुंदेली आ जाएगा, छत्तीसगढ़ी आ जाएगा, खड़ी बोली के बाद छत्तीसगढ़ी के बाद हरियाणवी क्या आ जाएगा? हरियाणवी, जिसे बांगरू भी कहते हैं, जिसे बांगरू या जाटू बोली भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका ऑप्शन हो जाएगा बघेली बोली। बघेली बोली जो है
साथ ही बघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी? पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये सौरसेनी अपभ्रंश से, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोली है? 3, जिसमें आ जाएगा अवधी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ी। ठीक है। एक चीज करेक्शन कर लेंगे साथी, क्या यहाँ पे हमने 6 बोले ले, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गीत के रचनाकार इनमें से कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, शाहिर, लुधियानवी। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा साथी? इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की रचना है, गीत है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली जो रचना है, गीत है, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है? अंधा युग एकांकी है, गीत नाट्य है, काव्य है, नाटक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंधा युग एक गीत नाट्य है जो धर्मवीर भारती जी की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जी की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है, जो 1954 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। धर्मवीर भारती जी की कुछ रचनाएं जैसे आप देखेंगे, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, कनुप्रिया के बाद कह सकते हैं सपना अभी भी देशांतर। ये सब क्या है? इनकी रचनाएं हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपकी स्क्रीन पर आंसर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम आपको बताना है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। संस्कृत के शब्द, संस्कृत के ज्यों के त्यों जो शब्द आए हैं, ज्यों के त्यों, वो क्या कहे जाते हैं? संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द कहा है, क्या कहे जाते हैं? तत्सम कहे जाते हैं। अगर आशु की तत्सम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? अश्रु। क्या हो जाएगा? अश्रु। हाथी की बात करें तो हस्त हो जाएगा। बारात की बात करें तो वर यात्रा, वर यात्रा होता है। और वर्षा क्या है? तत्सम रूप है। वर्षा क्या है? तत्सम रूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? परिकर आपको बताना है, परिकर का अनेकार्थी नहीं है। परिकर के अनेकार्थी शब्द, जैसे अनेकार्थी का मतलब होता है एक शब्द के अनेक अर्थ। जैसे परिकर को समूह भी कहते हैं, परिकर से समूह का बोध होता है। परिवार यानी परिवार में सदस्यों का बोध होता है, परिवार। कमरबंद भी होता है, कमरबंद भी होता है। कमरबंद के बाद घेरा भी जिसे कहते हैं, घेरा। घेरा तैयारी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तैयारी भी कहते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, छत्री जो है परिकर का अनेकार्थी शब्द है। कमरबंद भी है, परिवार भी है, समूह भी है, तैयारी और घेरा भी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा? इसका आंसर बताएंगे। ईशिता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है? ईशिता गीत गाएगी, यह इसमें इस वाक्य में कौन सा काल है आपको बताना है। सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। सामान्य वर्तमान एक ही है, वर्तमान काल के भेद हैं। सामान्य वर्तमान की काल अगर बात करें तो क्रिया वर्तमान में होने का जैसे पता चले, क्रिया का वर्तमान में, क्रिया का वर्तमान में होने का पता चलता है, वर्तमान में होने का पता चलता है, पता चलता है। जैसे अगर हम बात करें कैसे पता चलता है, ईशिता गीत गाती है, जैसे हम इसमें लिख लेंगे ईशिता, ईशिता समझेंगे, ईशिता क्या करती है? गीत गाती है, गीत गाती है। ये क्या है? वर्तमान में, यानी ईशिता गीत गाती है, सामान्य वर्तमान काल। अब भूतकाल की अगर बात करें तो क्रिया बीते समय का बोध हो, क्रिया से बीते समय का बोध हो, बीते समय का बोध हो। अगर बीते समय का बोध की बात आए तो बीता समय यानी बीत गया समय। जैसे आप इसमें कह सकते हैं कि ईशिता ने गीत गाया। किसने? ईशिता ने गीत गाया। क्या किया? गीत गाया। तो या क्या इसका क्या हो जाएगा? भविष्य, भूतकाल हो जाएगा। और भविष्य का मतलब है कि ये वाक्य जो गाएगी यानी क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो रहा है। भविष्य में गीत गाएगी तो भविष्य का बोध हो रहा है क्रिया के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। क्रिया के भविष्य में होने का तो पता चलता है, तो इसलिए गाएगी जो है यहाँ पे भविष्य काल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? देशार्पण में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। बताएंगे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। संख्यावाची से जैसे आप देखेंगे
पंचतंत्र, पंचतंत्र हो गया, तिराहा हो गया, तिराहा हो गया। ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। और देशार्पण की अगर हम बात करें तो देश के लिए अर्पण, इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह, अगर विग्रह की बात करें तो देश के लिए अर्पण, देश के लिए अर्पण। यहाँ पे कौन सा समास है? के लिए यानी कारक चिन्हों का प्रयोग हो गया, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास है। अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसमें पहला पद जो होता है, पहला या प्रथम पद, पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, अव्यय होता है। पहला पद कैसे अव्यय होता है? जैसे आप देखेंगे भरपेट, भरपेट क्या है? भरपेट, आजीवन, आजीवन, जीवन में आ लगा है, ये सब क्या है? भर है, भर अव्यय है, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखिए, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? ऑप्शन ए है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जा सके, बी है जी कठिनता से, जिसका उच्चारण यानी जिसका उच्चारण कठिनता से उच्चरित हो, कठिनता से उच्चरित हो, जो बालाघात की, जिसका उच्चारण संभव नहीं है। वर्णों का उच्चारण आप बताएंगे स्वर इसमें कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। किन वर्णों को व्यंजन पूछा, किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजन की अगर बात की जाती है तो वहाँ पे जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमने कहा क में हलंत लगा दिया तो ये क्या है? क का अर्ध रूप है, यानी आधा रूप है। इसका ऐसा रूप है, आधा रूप है, यानी इसमें स्वर नहीं है। हमने कहा क, जब पूर्ण क लिखा, ये क्या है? पूर्ण क है, पूर्ण क है, पूर्ण क है। यहाँ पे क प्लस ए यानी ए की ध्वनि है, ए जो क्या है? स्वर है, ए क्या है? स्वर है। और ये उच्चरित होता है स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से ही क्या होता है? उच्चरित होता है, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से उच्चरित होता है। ठीक है, अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी ड, ऑप्शन सी त है, ऑप्शन डी ट है। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? टोटल 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिसमें आपको मिलेगा देखने को श होते हैं, श है, श है, श है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए श है जो होता है ऊष्म व्यंजन होता है। अगर अंतस्थ व्यंजन पूछे आपसे, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ये भी अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, जिसमें य, र और ल और व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन अगर आपसे पूछ ले तो कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे साथी, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इनमें से कौन सा प्रविशेषण आपको बताना है? ए ऑप्शन ए है अत्यंत, ऑप्शन बी है सुंदर, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है उर्वशी। अगर प्रविशेषण की बात करें तो ये विशेषण की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण, विशेषण की विशेषता बताते हैं। और विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ये विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है। और विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। अब विशेषण की अगर आपसे बात की जाए इस वाक्य में तो सुंदर क्या है? सुंदर कौन सुंदर है? उर्वशी के बारे में बात हो रही है, उर्वशी क्या है? सुंदर है। तो सुंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेषण। सुंदर क्या हो जाएगा? ये विशेषण। और उर्वशी क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द। और संज्ञा शब्द की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, विशेषण हो गया। और कैसी सुंदर है? अत्यंत सुंदर है। तो अत्यंत क्या हो जाएगा? सुंदर की विशेषता बता रहा है, अत्यंत सुंदर। तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बता दी, इसलिए अत्यंत यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे साथी, आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? साधारण है, सरल है, रोजगार है, कारखाना है। उद्योग के अनेकार्थी शब्द की अगर हम बात करें तो जिसमें आपको देखने को मिलेगा उद्योग को कारखाना, 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 उद्यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यम, उद्यम भी कहते हैं। व्यवसाय भी कहते हैं, अनेकार्थी शब्द में व्यवसाय, व्यवसाय भी। वाणिज्य भी कह देते हैं, वाणिज्य। ये सब क्या है? उद्योग के अनेकार्थी शब्द है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है कारखाना उद्योग का अनेकार्थी शब्द है, याद रखेंगे। जातीय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है अथ प्लस एव,
ऑप्शन बी है अति प्लस एव, ऑप्शन सी है अति प्लस एव, ऑप्शन डी है अतः प्लस एव। अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा साथी मेरे? अतः प्लस एव। क्या होगा? अतः प्लस एव। अतः प्लस एव यानी विसर्ग, यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? अगर संधि का नाम पूछा जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ पे विसर्ग संधि में विसर्ग क्या क्या होता है? लोप हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे साथी, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। भाषा है, सेवक है, हिंदी है, प्रयोग है। बताएंगे क्या है? प्रयोग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रयोग जो है हिंदी, प्रयोग जो है पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है। जैसे अगर आप प्रयोग, मैंने कहा कि हमें प्रयोग करना चाहिए, न कि प्रयोग करनी चाहिए। हमें प्रयोग क्या करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। हमें प्रयोग करना चाहिए यानी करना चाहिए क्या है? पता चला ये शब्द पुल्लिंग है। भाषा, सेवा, हिंदी ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? भारत भूषण अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा? साहित्य अकादमी अगर पुरस्कार की बात करें तो सेकंड, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। कैसा? दूसरा सर्वोच्च सम्मान है हिंदी साहित्य में। दूसरा सर्वोच्च सम्मान है हिंदी साहित्य में। दूसरा सर्वोच्च सम्मान है जो 24 भाषाओं में दिया जाता है। सम्मान है दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिंदी साहित्य में है जो 24 भाषाओं, टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएं हो गई। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, 22 भाषा जो हैं ये 8वीं अनुसूची की हैं। 8वीं अनुसूची की हैं। इसके बाद दो जो अन्य भाषाएं हैं जिसमें राजस्थानी और अंग्रेजी को मिलता है। राजस्थानी के बाद अंग्रेजी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। ठीक है। हिंदी में अगर बात करें कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था 1955, वर्ष 1955 में मिला था। इनकी रचना है हिम तरंगिनी के लिए इन्हें क्या किया गया था? ये क्या है? काव्य है। इनका काव्य संग्रह है। इस रचना के लिए 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे। और ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। सेकेंड नंबर का हाईएस्ट सर्वोच्च सम्मान है। याद रखेंगे हिंदी साहित्य में। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताएंगे। सध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? ओष्ठ है, दंत है, मूर्धन्य है, तालव्य है। बताएंगे साथी। इसमें अगर हम ओष्ठ ध्वनि की बात करें तो ओष्ठ ध्वनि में प वर्ग के सभी व्यंजन, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इसके बाद आ जाएगा इसमें ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। दंत वर्ण की बात करें तो त वर्ग इसमें आ जाएगा। त वर्ग के बाद में ल और श और ज, जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो ज भी क्या है? इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। इसके बाद अगर हम मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य में आ जाएगा ट वर्ग, उसमें री से ऋषि आ जाएगा, र आ जाएगा और श आ जाएगा। इसके बाद उच्छिष्ट व्यंजन का ड और अढ भी क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। ये क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन का है। उच्छिष्ट व्यंजन का ड और ढ भी मूर्धा से उच्चरित होता है। अगर तालव्य वर्ण की बात करें, तालव्य वर्ण में च वर्ग आता है। कौन सा वर्ग? च वर्ग के सभी व्यंजन, च, छ, ज, झ, अ प्लस छोटी ई, इसके बाद बड़ी ई, य और श का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो तालव्य होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगा? तालव्य वर्ण। स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य है। तालव्य में च वर्ग, छोटी ई, बड़ी य और श का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, इनमें से कोई नहीं है। बताएंगे साथी। जगन्नाथ की बात करें
तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस नाथ हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। और त का न में, त जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधे न में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधे न में। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ। क्या होगा, अभिज्ञ। अज्ञ की बात करें तो अज्ञ क्या क्या हो जाएगा, विज्ञ। अज्ञ क्या क्या हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है आदित्य, ऑप्शन बी है कृषाणु, सी है मारुति, डी है हुतासन। बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा, आदित्य। कृषाणु और हुतासन ये किसके पर्यायवाची हैं, आग, सब आग के पर्यायवाची हैं। मारुति भगवान हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी को मारुति कहते हैं। अगर सूर्य शब्द के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो जिसमें पहले आपको देखने को मिलेगा सूरज, सूर्य, सूर्य तो है ही, इसके बाद रवि, रवि के बाद दिवाकर, भानु, ये सब क्या हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। भानु, भास्कर, आदित्य, भास्कर, भास्कर एक आदित्य भी हो गया। इसके बाद मारतंड की बात कर लें, मारतंड, मारतंड, प्रभाकर, अंशुमाली, ये सब क्या हैं, सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे। क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 है। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, रूपक कहलाता है। क्या कहलाता है, रूपक। अगर उपमा की हम बात करें साथी, उपमा में उपमेय और उपमान के बीच समानता बताई जाती है, समानता, समानता बताई जाती है। समानता किसके बीच होती है, उपमेय और उपमान के बीच। उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान के बीच में क्या होती है, समानता बताई जाए। भ्रांति का, भ्रांति अलंकार में किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु समझ जाना, यानी एक वस्तु को आप देखो, पहले एक वस्तु को आपने देखा, एक वस्तु को देखकर, देखकर, देखकर दूसरी वस्तु समझ जाना, दूसरी वस्तु, वस्तु समझ जाना, वही क्या है, भ्रम। यानी भ्रांति का मतलब होता है भ्रम, दूसरी वस्तु समझ जाना। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। क्या, उपमेय में उपमान की, उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। क्या व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, कल्पना, संभावना या कल्पना की जाए, कल्पना की जाए, वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनहु जनहु मानो जानो ज्यों त्यों, ये सब क्या होते हैं, मनहु जनहु, ये सब क्या होते हैं, कुछ शब्द देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, याद रखें। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है। मधुर वचन बोलना, मेहनत करना, अति प्रसन्न होना, असंभावित कार्य करना। इसका हो जाएगा, बाग बाग होना का मतलब होता है अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया, सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि यह केवल एक पुस्तक तक ही सीमित रह गया था, व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। क्या किया गया, व्यापक, व्यापक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया गया, व्यापक रूप से स्वीकारा नहीं गया। इन्होंने सुझाव दिया लेकिन व्यापक रूप से स्वीकारा नहीं गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं बताना है, कौन सा नहीं है, नभ, अवनी, अनंत, व्योम। कौन सा नहीं है। अगर आकाश शब्द की पर्यायवाची की बात करें तो क्या होता है, अंबर भी कहते हैं, अंबर भी आकाश को कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, अनंत, अंतरिक्ष भी कह देते हैं, अंतरिक्ष भी कह देते हैं, अभ्र भी कह देते हैं, अभ्र, आसमान भी कहते हैं, आसमान, गगन, दिव, गगन, दिव, नभ, ये सब क्या हैं, आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। दिव हो गया, नभ हो गया, व्योम हो गया, ये सब क्या हैं, आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। तो नभ भी हो गया, अनंत भी हो गया, व्योम भी हो गया, तो क्या नहीं हुआ, अवनी। अवनी किसको कहते हैं, भूमि को कहते हैं, भूमि या पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में भूधरा, वसुंधरा, ये सब क्या है, पृथ्वी को भूमि भी कहते हैं, भूमि।
धरती, जिसे धरती माँ भी हम कहते हैं, धरती, धरा, भू, भू के बाद वसुंधरा, ये सब क्या है, वसुंधरा, ये सब क्या है, भूमि के पर्यायवाची, यानी धरती यानी भूमि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे, इनमें से संख्यावाचक विशेषण संबंधित कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण इसमें आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन है सुंदर, 4 कुर्सियाँ, 20 मीटर कपड़ा, भद्दा। बताएंगे संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या की बात होगी। सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण समझेंगे। संख्यावाचक विशेषण इसमें संख्या की बात होगी जिसे गिना जा सकता है, संख्या का बोध होगा पहले तो। और संख्या का बोध वो भी ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे क्या किया जाए, गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखेंगे, 20, 4 कुर्सी। 4 कुर्सी क्या है, हम 4 कुर्सी को गिन सकते हैं, 4 कुर्सी को क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं। अगर सुंदर की बात की जाए तो यह गुणवाचक विशेषण, कैसा विशेषण है, गुण की बात कर रहा है, गुणवाचक विशेषण। 20 मीटर कपड़ा यानी कपड़े की मात्रा की बात हो रही है, मात्रा जिसे मापा जा सकता है, न कि इसे गिना जा सकता है। यानी इसे मात्रा की बात हो रही है, इसे मापा जाता है, वही मात्रा होता है। और इसमें कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। और भद्दा भी बात करें, ये भी गुण है, ये भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है, गुण की बात है, गुणवाचक। सुंदर क्या है, गुणवाचक है, भद्दा गुणवाचक है। 20 मीटर कपड़ा यानी मात्रा, माप की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? बताएंगे कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। प्रेम पथिक है, विशाखा है, अनामिका है, कामायनी है। बताएंगे क्या? अगर हम जयशंकर प्रसाद की काव्य की बात करें, जयशंकर प्रसाद जी के काव्य की अगर हम बात करें, काव्य की इनकी रचनाएं, काव्य की इनकी रचनाएं में हमें देखने को मिलती हैं झरना, आशु, लहर, झरना, आशु, लहर, कामायनी, लहर के बाद कामायनी, 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 प्रेम पथिक आदि क्या है, इनकी काव्य की रचनाएं हैं। अगर इनकी बात करें हम नाटक की, अगर इनकी बात करें कि इनके नाटक की रचनाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें आप देखते हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये प्रसिद्ध रचना है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजाशत्रु, ध्रुव स्वामिनी लिख लेंगे, अजाशत्रु हो जाएगा, अजाशत्रु, एक घूंट, राजश्री, ये सब क्या है, विशाखा, ये सब क्या है, इनका नाटक है। विशाखा, एक घूंट, एक घूंट, एक घूंट, ये सब क्या है, इनके नाटक है। अगर उपन्यास की बात करें, जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास की बात करें, तो जिनका प्रसिद्ध उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती, कंकाल, तितली और इरावती, इरावती इनका अधूरा उपन्यास था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अनामिका। अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी जो है अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। बताएंगे कौन सी संधि है। अगर हम चंद्रोदय की संधि विच्छेद की बात करें तो क्या इसका चंद्र विच्छेद हो जाएगा, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। यहाँ पे चंद्र में अ और उ का मेल से क्या होता है, ओ होता है, क्या होता है, ओ होता है। और यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि जब अ या आ का मेल, गुण संधि में क्या होता है, जब अ या आ का मेल, अ या आ का मेल ई, छोटी ई, बड़ी ई या उ री से हो, छोटी या बड़ी ई और या री से हो, तो वहाँ पे क्या होता है, तो गुण संधि होता है। कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर है आपके स्क्रीन। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है? एकल तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द, संस्कृत के शब्द तत्सम होते हैं। और संस्कृत का हिंदी रूपांतर क्या होता है, तद्भव होता है। एकल का क्या हो जाएगा, अकेला। अकेला जो है तद्भव शब्द है। अकेला कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। तद्भव जो होता है वो क्या होता है, संस्कृत का हिंदी रूपांतरण होता है। संस्कृत का हिंदी रूपांतरण जो होता है वही तद्भव कहलाता है, हिंदी रूपांतरण।
रूपांतरण क्या होता है, तद्भव कहलाता है, याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे भी हमारी चैनल पे कोई भी वीडियो आप तक पहुँचे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी कर देना अन्य दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी अपनी प्रैक्टिस को, अपनी पढ़ाई को और बढ़िया कर सकें, ठीक है। कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है बताएंगे। इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन है। विलोम शब्द पूछा है। विलोम को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा। कृत्रिम मतलब होता है, कृत्रिम का मतलब आप जैसे समझेंगे कृत्रिम से क्या समझ सकते हैं। कृत्रिम का मतलब जो असली न हो या बनावटी, जिसे बनावटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बनावटी। बनावटी कृत्रिम है। कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृत, यानी प्रकृति द्वारा जो निर्मित होता है उसे प्राकृत कहते हैं। और कृत्रिम जो बनावटी होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं, ठीक है, याद रखें। अगर स्वाभाविक की बात की जाए तो इसका अस्वाभाविक हो जाएगा विलोम, अस्वाभाविक हो जाएगा। ओके साथी, अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है। प्रत्यक्ष शब्द आपके सामने है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है। अयाधि संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, बताएंगे। अगर प्रत्यक्ष की संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ पे प्रतिप्लक्ष अक्ष होता है। क्या होता है, प्रतिप्लक्ष अक्ष। और यहाँ पे प्रति में छोटी ई प्लस अ मिलके क्या बनाते हैं, अ प्लस ई प्लस अ मिलके यह बनाते हैं, यह बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। यड़ संधि, कौन सी संधि, यड़ संधि हो जाएगा। इसी में अगर आपसे संधि के भेद के बारे में पूछे, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के टोटल कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद, जिसमें नंबर 1 पे आएगा स्वर, स्वर। नंबर 2 व्यंजन, नंबर 2 क्या हो जाएगा, व्यंजन। नंबर 3 क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। अगर स्वर संधि की बात की जाए तो स्वर संधि कितने होते हैं, 3 स्वर संधि होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। कितने होते हैं स्वर संधि के, सॉरी 5 भेद होते हैं, ना कि 3 भेद। हमने यहाँ पे 3 बता दिया है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5, याद रखेंगे साथी। अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है। तीक्ष्ण का मतलब तेज कह सकते हैं हम, तेज। और इसका हो जाएगा मंद, यानी स्लो, धीरे, जिसको धीरे कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा, मंद। मंद क्या हो जाएगा, मंद। अब जैसे क्षीण की बात करें, क्षीण का क्या हो जाएगा, पुष्ट। क्या हो जाएगा, विलोम पुष्ट। तीव्र यानी तेज, तीव्र को तेज कहते हैं। इसका हो जाएगा मंथर, यानी स्लो, जिसको मंद या मंथर कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध बताना है। आशीर्वाद, आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी क्या है, बताएंगे। आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करें तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, आशीर्वाद ये शुद्ध रूप है। क्या है, शुद्ध रूप है आशीर्वाद का। आशीर्वाद का शुद्ध रूप है। कैसा रूप है, शुद्ध रूप है। अगला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। रौद्र रस का अस्थाई भाव कौन सा है। अगर रस की बात करें तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। भरत मुनि जी के अनुसार, किसके अनुसार, भरत मुनि जी के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, 8। भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र, जिसमें रसों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कौन सी पुस्तक है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में इन्होंने लिखा है। और ये कौन से रस को नहीं मानते हैं, शांत रस को नहीं मानते हैं, शांत रस को नहीं मानते हैं। वैसे रस कितने होते हैं, रस टोटल 9 होते हैं। 9वां कौन सा है, शांत रस है। अगर रौद्र की बात करें, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। रौद्र का क्या मतलब होता है, क्रोध। अगर हम प्रेम या रति की बात करें तो यह श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। किसका, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। और भय की बात करें तो भयानक रस का अस्थाई भाव है। भयानक रस का अस्थाई भाव है। भयानक रस का अस्थाई भाव है। ओके, याद रखेंगे। अगला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1967 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा किया गया था। वर्तमान शिक्षा मंत्रालय, कौन, शिक्षा मंत्रालय वर्तमान, और केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा किया गया था। अगला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। अगर 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी,
14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन होता है, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा जोड़ी गई। ये 15वीं भाषा थी। कौन सी? 15वीं भाषा थी। 15वीं भाषा जोड़ी गई। इसके बाद 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1992 में होता है, जिसमें नेपाली मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी जाती है। कौन सी? कोंकणी भाषा जोड़ी जाती है, कोंकणी। इसके बाद कौन सा? 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2003 में। 2003 में होता है, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, इसमें 1 भाषाएं जोड़ी गई, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? जिसमें आता है बोडो डोगरी संथाली मैथिली। बोडो डोगरी संथाली और मैथिली भाषा जोड़ी गई है। तो टोटल मिला के कुल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कौन सी? 8वीं अनुसूची में। प्रारंभ में अगर आपसे पूछे प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई, 1 भाषा जोड़ी गई। और 71वां संविधान संशोधन 1972 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसका एक ट्रिक होता है नमक में न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिनका नाम आपकी स्क्रीन पर है, बोडो डोगरी संथाली और मैथिली। ठीक है साथी, याद रखेंगे, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। कि बंदा नास्तिक है, जो भगवान जी, ईश्वर जी को नहीं मानता है। आस्तिक का मतलब है भगवान में श्रद्धा रखने वाला या ईश्वर को मानने वाला। ईश्वर को मानने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आस्तिक कहलाता है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीन? संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? आप सिंपल से ऐसा समझिए, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के 2 भेद होते हैं, एक कौन होता है? स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है, याद रखेंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। अगर कारक की बात करें हम आपसे, कारक क्या होते हैं? तो कारक जो होते हैं, यह वाक्य में संज्ञा और क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम और अन्य शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं। और अन्य शब्दों में क्या करते हैं? और अन्य शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं, याद रखें। कारक जो होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम और अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। अगर वचन की बात की जाए, वचन संज्ञा और सर्वनाम को क्या बताते हैं? संख्या बताते हैं। और क्रिया की बात करें तो क्रिया वे शब्द होते हैं जो कार्य होने या करने का बोध कराते हैं। करने को बताता है, ऐसा लिख लेंगे, करने को बताता है। ठीक है। और क्रिया का निर्माण मूल शब्द में ना प्रत्यय जुड़ने से होता है। ना प्रत्यय लगा होता है क्रिया का निर्माण, याद रखेंगे। वचन की बात करें तो वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कारक की बात करें तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल का पर्यायवाची, अगर जल के पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो जल में जैसे पानी भी कहते हैं, जल को पानी, नीर, सलिल, ये सब क्या हैं? जल के पर्यायवाची शब्द हैं। तोय, वार, ये सब क्या हैं? जल के पर्यायवाची हैं। वार के बाद अम्बु भी कह सकते हैं, अम्बु, उदक, जीवन, ये सब क्या हैं? पय, ये सब क्या हैं? जल के पर्यायवाची हैं। तो इस पे क्या हो जाएगा? उदक भी हो जाएगा, उदक, अम्बु भी हो जाएगा, नीर भी हो जाएगा। लेकिन जलज जो है, जलज जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि कमल का पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची शब्द में पंकज भी होता है, जलज भी होता है, अम्बुज भी होता है। क्या होता है? अम्बुज भी होता है, नीरज होता है, सरोज भी होता है। ये सब क्या है? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे, क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है। दीर्घायु का शुद्ध वर्तनी क्या है?
अगर दीर्घायु की शुद्धवर्तनी की बात करें तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दीर्घायु। दीर्घायु क्या हो जाएगा, ये शुद्धवर्तनी की दृष्टि से सही है। ठीक है, अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, इसमें कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार है, अंशयोक्ति अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे साथी, बेर और बेर, यहाँ पे बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका क्या है, अलग अर्थ है। अगर एक बेर की बात करें तो एक बेर का मतलब है समय, एक बेर का क्या मतलब है, समय, और एक बेर का मतलब है बार, यानी कितनी बार खाती है। तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा, यानी यमक अलंकार, यानी शब्द भी अनेक बार हैं और अलग अलग अर्थ भी हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अगर श्लेष अलंकार की बात की जाए, श्लेष अलंकार की बात की जाए, श्लेष अलंकार एक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ, एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ, अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की क्या होती है, पुनरावृत्ति या आवृत्ति होती है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से तत्सम, तद्भव, तद्भव बताना है, तत्सम नहीं, तत्सम तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कमल, सुर, गति, निडर। कमल, अगर कमल तत्सम शब्द है, अगर कमल के तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा, कंवल, कंवल हो जाएगा, सुर का स्वर हो जाएगा, सुर का स्वर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, निडर, निडर जो है तद्भव शब्द है, निडर कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर, जो मर्म से रहित हो के लिए एक शब्द क्या है। मर्म से रहित का मतलब है जिनके हृदय में ममता न हो, क्या हो, जिनके हृदय में ममता हो उसे निर्मम कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्मम, यानी जिसके हृदय में ममता न हो, जिसके हृदय में ममता न हो, ममता न हो, उसे क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। निष्ठुर, यानी जिसका हृदय कठोर हो उसको निष्ठुर कहते हैं। निर्मोही का मतलब है मोह या लगाव से मुक्त, 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 उसे क्या कहते हैं, निर्मोह कहते हैं। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, अक्ल, अक्ल पर पत्थर पड़ जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। अपमानजनक बात कहना, मूर्ख बन जाना, बेफिक्र रहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, तो इसका क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ जाना का मतलब हो जाता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही, बताएंगे क्लास कैसी लगी आप सभी साथियों को।